नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर एनडीए में सीट बंटवारे पर जबरदस्त घमासान और चिराग पासवान ने भाजपा को दे दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, एनडीए फूट के कागार पर है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी प्रत्याशियों व सीट की सूची लेकर रांची गए लालू यादव के हनुमान, और संकेत मिलने पर तेजस्वी किसी भी वक्त सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा 2020 में चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस बिहार की जनता के सुझावों को भी शामिल करेगी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान दिखने लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे में देर से लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। चिराग ने नड्डा से सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि देर होने पर उन्होंने 143 सीटों पर लड़ने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार देंगे कैंडिडेट। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उन सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है जहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा। अगर सीटों का बंटवारा करने में देरी होती है और एलजेपी की मांगे नहीं मानी जाती तो पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी प्रत्याशियों व सीटों की सूची लेकर रांची गए लालू के हनुमान, संकेत मिलने पर तेजस्वी करेंगे जारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्तर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर दिया है। इसके लिए वाम दलों के साथ उसकी लगभग सहमति बन गई है। आरजेडी ने पहले फेज के मतदान के लिए अपनी सीटों व प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली है। यह सूची लेकर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव रांची पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी लालू से मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द जारी कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी ने अपनी तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले को 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 6 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटों का ऑफर किया है। कांग्रेस को 60 विधानसभा तथा 1 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस बिहार की जनता के सुझावों को शामिल करेगी। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र के संयोजक व पूर्व राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझावों को शामिल करेगी। यह बिहार की बात के नाम से जाना जाएगा। सभी व्यक्ति ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। गौड़ा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इस मौके पर बताया गया कि बिहार की दशा कैसी है और कांग्रेस सत्ता में आने पर क्या करेगी। गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता ऑनलाइन विमर्श करेंगे, जिस पर आम लोग अपने सुझाव व प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल करेगी जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो। सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष रोहन गुप्ता ने आम लोगों को घोषणा पत्र से जोड़ने पर बल दिया। वहीं बिहार मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव ने कहा कि यह घोषणा पत्र समाज का दर्पण होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सभी नियोजित पदों को मानदंड के आधार पर सरकारी नौकरी में तब्दील किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, कृषि उत्पादों के निर्धारित मूल्य पर बिक्री, समान काम के लिए समान वेतन, कुपोषण, बंद उद्योगों को चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की सिफारिश, जानिए क्या है वजह। जी हां दोस्तों, भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने राज्य के 30 पार्टी विधायकों का टिकट काटने की सिफारिश कर पार्टी नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मंडल अध्यक्षों ने 2 टूक कहा है कि ये 30 विधायक अगर फिर से उम्मीदवार बनाए गए तो उनकी जीत मुश्किल होगी। इतना ही नहीं, पार्टी की मंडल इकाई ने उन्हें भी टिकट न देने की सलाह दी है, जो बीते चुनाव में 25 से 30 हजार से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। दरअसल
दरअसल एनडीए में अभी सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने में उम्मीदवार भी तय हो रहे हैं। खासकर वैसी सीटें जहां पर एनडीए में कोई विवाद नहीं है, उन सीटों पर भाजपा में भी अधिकतर नेताओं को क्षेत्र में जाकर काम करने को कहा गया है। इसी क्रम में हाल ही में पार्टी ने मंडल अध्यक्षों से उम्मीदवारों के मसले पर राय मांगी। सभी मंडल अध्यक्षों ने उम्मीदवार चयन पर अपनी राय दी है। बिहार भाजपा के 45 संगठनात्मक जिले के अधीन लगभग 1100 मंडल अध्यक्ष हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के मौजूदा 53 में से 30 से अधिक विधायकों के खिलाफ मंडल अध्यक्षों ने अपनी राय दी है। दो टूक कहा है, चेहरा बदला जाना जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर जड़ से उखाड़ कर देगा जवाब, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाने वाला कानून अहंकारी भाजपा सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन का मुख्य कारण बन गया है। अब किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर उन्हें जड़ से उखाड़ कर बताएंगे कि कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के धोखे के बदले वह इनके विरुद्ध अधिकतम विरोध कर भाजपा का ही दाना पानी बंद कर देगा। उन्होंने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि भाजपा ने बहुमत के बल पर विपक्ष की अनदेखी कर जो किसान विरोधी काला कानून पास किया है, उसके विरुद्ध देश भर में हो रही प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना उसे बहुत भारी पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसान हितों के विरोध की है। उसने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने, लागत से 1.5 गुना ज्यादा फसल की कीमत देने तथा कर्ज माफी के वादे किए थे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जब आलू प्याज जैसी जरूरी सब्जियों की जमाखोरी होती थी तो सरकारों के हाथों में कार्रवाई की शक्ति थी। भाजपा सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी। अब जमाखोर चाहे जितनी कालाबाजारी कर सकते हैं, जनता को लूटने की उन्हें आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि यदि इस किसान विरोधी कानून से किसानों को राहत मिली होती तो अध्यादेश लागू होने के बाद भी मक्का की कीमत 1000 रुपए प्रति कुंटल क्यों होती, जबकि पिछले वर्ष यह 2200 रुपए प्रति कुंटल थी। भाजपा के झूठे प्रचार की अब हर दिन पोल खुल रही है। अखिलेश ने कहा कि मंडियों में काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। किसान मारा घूम रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कुछ उद्योगपति घात लगाए बैठे हैं कि किसान की उपज औने पौने दाम देकर खरीद ले। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें इसका ही इंतजार कर रही हैं। भाजपा सरकार को गन्ना किसानों की बकाये की चिंता नहीं है। चीनी मिल मालिकों की मनमानी पर रोक नहीं है। किसानों से भाजपा राज में जबरन जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को भू अधिग्रहण पर सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना दाम किसानों को देना चाहिए। परिवार की स्थिति व जरूरत के हिसाब से किसान परिवार में किसी को नौकरी भी देनी चाहिए। सरकार कमजोर के हितों की पोषक होनी चाहिए, न कि सत्ता मद में शोषणकारी बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एमएसपी और मंडी के नाम पर लोगों का सारा ध्यान फसल की खरीद फरोख्त में लगा देना चाहती है, जबकि उसका असली उद्देश्य कृषि भूमि पर कब्जा करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, जो हमारी थाली तक भोजन पहुंचाना नहीं भूलते, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने फिर तीखा हमला बोला और कहा, जो हमारी थाली तक भोजन पहुंचाना नहीं भूलते, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। वह हमारे लिए अन्न उगाएं और हम उनके लिए आवाज भी न उठाएं। राहुल ने यह बात देश भर के किसानों से वीडियो के जरिए बातचीत करने के बाद कही। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विभिन्न राज्यों के किसानों से रूबरू होते हुए राहुल ने पूछा कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है उसके बारे में वे क्या सोचते हैं। चंपारण बिहार के धीरेन्द्र किसान ने बताया कि यह कानून किसान को बर्बाद कर देगा। वहीं पंजाब के किसान सुनील सिंह का कहना था कि जब तक कानून में एमएसपी से नीचे खरीदी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की बात शामिल नहीं होती, तब तक यह कानून किसान के लिए फांसी की सजा से काम नहीं। किसान इस देश की रीढ़ है, जिससे युवा भी है, उद्यमी भी है, सेना भी है और पुलिस भी। राहुल का मानना था कि कृषि संबंधी तीनों विधेयक, जीएसटी और नोटबंदी में कोई अंतर नहीं है। इन तीनों के जरिए देश की रीढ़ पर हमला किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। पहले कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में एक छुरा घोंप दिया गया है। इसके खिलाफ अब बाहर निकलने की जरूरत है। देश बचाना है तो सड़कों पर आना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के विरोध में केंद्र के साथ लंबी चलेगी किसानों की टकराहट, दिल्ली चलो का ऐलान। जी हां दोस्तों, सार पंजाब के किसान संगठनों से रेल रोको का आह्वान। 6 अक्टूबर को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के सामने धरना व उनके इस्तीफे की मांग और कर्नाटक के किसान संगठनों से केंद्र व राज्य सरकार के किसान विरोधी आंदोलनों द्वारा रोक की अपील की जाएगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब सीधा टकराव होने जा रहा है। AIKSCC ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि किसानों के 3 काले कानूनों को लेकर चल रही टकराहट अब लंबी होने जा रही है। चरणबद्ध तरीके से देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन होंगे।
देश भर के किसान 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो में शामिल होंगे। AIKSCC के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा, 2 अक्टूबर से देश भर में किसानों के बड़े विरोध अभियानों की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ गांव सभा के प्रस्ताव अपनाएंगे। 14 अक्टूबर को देश के किसान MSP अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार के इस झूठ का खुलासा करेंगे कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। ये सभी विरोध एक राष्ट्रीय विरोध के रूप में 26 व 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में संगठित होंगे। AIKSCC का कहना है कि वे केंद्र सरकार को किसानों के भविष्य व जीविका पर किए जा रहे अमानवीय हमले को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। AIKSCC का संकल्प है कि जब तक देश के किसान नहीं जीत जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का दावा, सभी सीटों पर लहराएगा कांग्रेस का परचम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने स्वागत किया है। तारीखों की घोषणा होते ही दोनों दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। PCC चीफ और पूर्व CM कमलनाथ ने फौरन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इन सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। आखिरकार मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। PCC चीफ और पूर्व CM कमलनाथ ने इसका स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा का स्वागत है। कांग्रेस इन उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने अभी तक 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कमलनाथ ने दूसरे ट्वीट में लिखा, कांग्रेस का परचम इन सीटों पर निश्चित लहराएगा और हम भाजपा को इन सीटों पर परास्त करेंगे। यह उपचुनाव जनादेश का अपमान, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कड़े जवाब के रूप में होगा। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के बाद असम में व्यापम घोटाला, सुरजेवाला बोले, बाजार में पैसे लेकर बेचे गए पेपर। जी हां दोस्तों, भाजपा शासित राज्य में भोपाल के बाद असम से भी व्यापम जैसे घोटाले की खबरें मिल रही हैं। यह घोटाला उन नौकरियों से जुड़ा है जिसके तहत 597 पुलिस सब इंस्पेक्टरों की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 597 पदों के लिए 66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और वे परीक्षा में बैठे, लेकिन सारे मामले में ग्रहण उस समय लग गया जब इस परीक्षा के प्रश्न पत्र माफियाओं के जरिए खुलेआम बाजारों में पैसे लेकर बेचे गए। यह खबर मिलते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया और सरकार पर आरोप लगाया। जिस तरह मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में व्यापम घोटाला हुआ, उसी तरह असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की छत्रछाया में यह घोटाला फलता फूलता रहा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का रोजगार से जुड़ा दूसरा व्यापम घोटाला है। उन्होंने पूछा कि इस मामले में भाजपा नेता डेबन डेका की गिरफ्तारी हुई, लेकिन किसी की सिफारिश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। सुरजेवाला ने पूछा कि सरकार बताए कि किसकी सिफारिश पर डेका छूटे और अब वो कहां हैं। राज्य के पूर्व DIG PK दत्ता का नाम कथित रूप से पेपर लीक में लिया जा रहा है। सरकार बताए कि दत्ता के किस किससे रिश्ते हैं और पुलिस इस कथित घोटाले से जुड़े लोगों को आखिर क्यों नहीं पकड़ रही। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री सोनोवाल, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 6 साल में सेना ने खरीदा 960 करोड़ का खराब गोला बारूद, आ सकती थी 100 तोपें। रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जब भारतीय सेना चीन के साथ सीमा पर संघर्ष की स्थिति में है, तब सेना में आई एक इंटरनल रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जितने रुपए में खराब गोला बारूद खरीदा है, उतने में सेना को करीब 100 आर्टिलरी गन मिल सकती थी। ये दावा सेना के अंतर्गत की गई एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसे रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। साल 2014 से 2020 के बीच जो खराब क्वालिटी की गोला बारूद खरीदा गया है, उसकी कीमत करीब 960 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इतने दाम में 150 mm की मीडियम आर्टिलरी गन सेना को मिल सकती थी। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का संचालन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सरकारी ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन यूनिट में से एक है। इसी के तहत सेना के लिए गोला बारूद बनाया जाता है, जिसकी सेना ने आलोचना की है। जिन प्रोडक्ट में खामी पाई गई है, उनमें 23 mm के एयर डिफेंस शेल, आर्टिलरी शेल, 125 mm का टैंक राउंड समेत अलग अलग कैलिबर की बुलेट शामिल हैं। सेना की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन खराब क्वालिटी के गोला बारूद से न सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, बल्कि कई घटनाओं में मानवीय क्षति भी हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खराब क्वालिटी के प्रोडक्शन के कारण जो घटनाएं और मानवीय क्षति होती है, वह औसतन 1 हफ्ते में 1 होती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। RJD नेता तेजस्वी यादव ने किए चुनावी वादे, कहा 10 सुधारों संग बनाएंगे विकसित बिहार।
जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट कर नया और विकसित बिहार बनाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट के साथ पार्टी का एक वीडियो संदेश भी टैग किया है। इसमें चुनाव चिन्ह लालटेन को दर्शाते हुए 10 प्रमुख सुधारों का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार बनने पर हम करेंगे बिहार में 10 सुधार, तरक्की को देंगे रफ्तार। इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि में सुधार के वायदे किए गए हैं। वीडियो में पहला बिंदु कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें कहा है कि होगा खुशहाल किसान, मिलेगी नई पहचान। उद्योग के लिए कहा गया है कि बढ़ेंगे उद्योग व व्यापार, बढ़ेंगी रोजगार की रफ्तार, मिलेगा सबको उपचार, करेंगे व्यवस्था में सुधार। उन्नत शिक्षा का आधार, खोलेगा उन्नति की द्वार। खेलों में बेहतर आयाम, बढ़ाए प्रदेश का नाम। नई तकनीकी बनेगी शान, काम को बनाएगी आसान। इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास, हर जन से जोड़े विश्वास। गांव शहर रोशन, खुशहाल होगा हर जन। अपराध मुक्त बिहार, निडर रहेगा हर परिवार। सुगम यातायात, सबसे जोड़े साथ। इन सब वादों के साथ तेजस्वी ने लिखा है कि आप और हम बिहार सक्षम, आपके आदेश से, आपके सहयोग से मिलकर बनाएंगे नया बिहार, विकसित बिहार। बोले बेरोजगारी का केंद्र बना बिहार। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि 15 वर्षों की एनडीए सरकार से बिहार में नौकरी मांगना गुनाह है। कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर विश्व में हम बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी सरकार से हक मांगो तो लाठी मिलती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा और एलजेपी के बीच सीटों पर नहीं बनी बात, आज फिर हो सकती है जेपी नड्डा व चिराग पासवान की मुलाकात। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे से पहले एनडीए में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। गठबंधन में शामिल दल अपने अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने में लगे हैं। यही कारण है कि अभी तक बंटवारा तय नहीं हो पाया है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की। सीटों के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। अब संभावना है आज मंगलवार को दोनों के बीच फिर से मुलाकात हो। लोजपा के शीर्षस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को बातचीत में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। हालांकि दोनों ही दलों द्वारा इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच मंगलवार को भी बात होने की उम्मीद है। गौरतलब हो कि एनडीए के घटक दल लोजपा की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार जेडीयू के खिलाफ बयान आ रहा है। जेडीयू की ओर से भी चिराग पासवान को काउंटर किया गया। लोजपा ने यह भी कहा था कि वह विधानसभा की 143 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इन सभी बातों को लेकर एनडीए में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चिराग की कई बैठक में नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया गया। चिराग लगातार नीतीश सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव बोले, क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा। तो तेजस्वी ने किए 10 वादे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। चुनाव में जनता को अपने पाले में करने दल के राजनेता अपने अपने हिसाब से कोशिशों में जुट गए हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। तेजस्वी यादव जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टी के वादों को बता रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव की तरह हल्के फुल्के अंदाज में जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में तेज प्रताप यादव बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा खाते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है, अरे क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा। बूझे कि नहीं बूझे, भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी बेजोड़ है, अतुल्य है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में बिहार की जनता से 10 सुधार के दावे कर रहे हैं। पहला, होगा खुशहाल किसान, मिलेगी नई पहचान। दूसरा, बढ़ेंगे उद्योग व व्यापार, बढ़ेगी रोजगार की रफ्तार। तीसरा, मिलेगा सबको उपचार, करेंगे व्यवस्था में सुधार। चौथा, उन्नत शिक्षा का आधार, खोलेगा उन्नति के द्वार। पांचवा, खेलों में बेहतर आयाम, बढ़ाए प्रदेश का नाम। छठा, नई तकनीकी बनेगी शान, काम को बनाएगी आसान। सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास, हर जन से जोड़े विश्वास। आठवां, गांव शहर रोशन, खुशहाल होगा हर जन। नौवां, अपराध मुक्त बिहार, निडर रहेगा हर परिवार। और 10वां, सुगम यातायात सबसे जोड़े साथ। यहाँ बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता से वादा कर चुके हैं कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह फैसला सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, राहुल ने किसानों से की बात, कहा पहले पैर में अब दिल में मारी कुल्हाड़ी। जी हां दोस्तों, किसान संगठन और विपक्ष के नेता लगातार कृषि कानून को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों से बातचीत की। उन्होंने इस कानून को अंग्रेजों का कानून बताया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से केंद्र के किसान विरोधी विधान को नकारने वाले कानून पारित करने को कहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति रेल रोको प्रदर्शन करेगी। पंजाब के जालंधर, अमृतसर
अमृतसर, टांडा, मुकेरियां और फिरोजपुर में 24 सितंबर से प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की योजना आज गांधी जयंती के मौके पर बड़ा प्रदर्शन करने की है। वहीं डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात की। कानून का विरोध करते हुए राहुल ने इसे अंग्रेजों का कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए। आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि 3 कृषि किसान और नोटबंदी जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। पहले पैर में कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि इन्हें ये बात समझ नहीं आएगी, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजी से घटे कोरोना केस, लेकिन टेस्ट क्वालिटी सवालों के घेरे में। जी हां दोस्तों, बिहार प्रशासन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त है। दूसरी तरफ राज्य में कोरोना से निपटने की रणनीतियों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महामारी के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ बिहार को लेकर चिंतित थे, क्योंकि यहाँ न सिर्फ भारत की सबसे ज्यादा प्रवासी आबादी रहती है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बिहार काफी आगे निकलता दिख रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।